वेलकम टू स्टडी बैंकर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई एक्ट 1934 एंड बीआर एक्ट 1949 को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो क्लास को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना, बिकॉज जो हमारे एक्ट है, सेक्शन है, वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और जो वो सेक्शन है वो फ्रेंड्स इजीली रिमेंबर नहीं होते। सो मैंने ट्राई किया है कि आपको इजी वे में और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है बस वही आपको पढ़ाऊं। सो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है। सो अपना फोकस कंप्लीट इस क्लास में बनाए रखिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सो सबसे पहले अगर हम आरबीआई की बात करें, सो फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1934 में हुआ था। आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934। जो आरबीआई एक्ट है फ्रेंड्स, वो आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट को भी डिफाइन करता है कि आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। ये याद रखना फ्रेंड। और किसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? जॉन हिल्टन यंग कमीशन, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ? जॉन हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जिसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। आरबीआई का हेड ऑफिस, ये भी पूछा जाता है। पहले ये कोलकाता में था, 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था, जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ तब बीआर एक्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ उस टाइम पे इसकी पेड अप कैपिटल थी 5 करोड़ रुपए। पेड अप कैपिटल थी 5 करोड़ रुपए। अगर आरबीआई के मैनेजमेंट की बात करें, इसके डायरेक्टर्स की बात करें, तो आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 15 अदर डायरेक्टर्स होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फर्स्ट गवर्नर कौन था? मिस्टर ओ स्मिथ। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर मिस्टर ओ स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? डॉक्टर सी देशमुख। और फिलहाल में जो गवर्नर हैं वो है मिस्टर संजय मल्होत्रा। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फ्रेंड्स, आरबीआई का जो प्राइम फंक्शन है वो है इशुएंस ऑफ करेंसी। फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, एक्सेप्ट 1 rupee note which is issued by central government under signature of finance secretary, अंडर सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, सेक्शन 22 जो आरबीआई एक्ट का है वो आरबीआई को पावर देता है करेंसी इश्यू करने का और प्रिंटिंग का, एक्सेप्ट 1 rupee नोट। जो 1 रुपए का नोट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? ये फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। इसको आरबीआई, इस नोट को इश्यू आरबीआई नहीं करता फ्रेंड्स। 1 रुपए से अलावा जो भी नोट है वो सब आरबीआई इश्यू करता है, बट 1 रुपए का नोट हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो वो। दूसरा है फ्रेंड्स, बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई ट्रांजैक्ट्स गवर्नमेंट बिजनेस एंड मैनेज डेट, प्रोवाइड वेज एंड मीन एडवांस अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ आरबीआई एक्ट टू गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट फॉर मीटिंग टेम्परेरी मिसमैच शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो आरबीआई करता है। जो गवर्नमेंट का जो भी डेट है, कर्ज है, वो मेंटेन करता है। अगर मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपने उनका रिवेन्यू में कोई शॉर्टफॉल होता है या मान लो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया उससे कम रिवेन्यू होता है, सो फ्रेंड्स जो स्टेट की फंक्शनिंग के लिए जितना अमाउंट उसको चाहिए वो वेज एंड मीन एडवांस उसके थ्रू प्रोवाइड कराता है स्टेट गवर्नमेंट को एज ए लोन, सो दैट
की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टेट या सेंटर जो भी हमारे कंट्री की वो प्रॉपरली हो सके, गवर्नमेंट को कोई इशू ना आए। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक का मतलब ये है फ्रेंड्स, एक्ट्स एज ए बैंकर टू शेड्यूल्ड बैंक्स एंड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट by providing financial assistance by way of refinance in the time of distress। मीन्स ये है फ्रेंड्स, जब किसी भी बैंक को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उस केस में वो आरबीआई की हेल्प ले सकता है। मान लो किसी को शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन चाहिए या कुछ बोरो करना है, किसी भी बैंक को बोरो करना है, सो वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से ले सकता है। वो आपको पता ही, आगे हम देखेंगे भी। सीआरआर सॉरी रेपो रेट और जो ये बैंक रेट और एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ जो है इनके अंडर। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपली फ्रेंड्स क्या करता है आरबीआई, इसमें जो इन्फ्लेशन है, मेन टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करना प्राइम फंक्शन होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। कैसे कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। मनी सप्लाई फ्रेंड्स, अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, बहुत सारा पैसा मार्केट में पंप कर देगा आरबीआई, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा। अगर ज़्यादा पैसा जाएगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, और अगर ज़्यादा खर्च करेंगे सो जो भी मान लो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब मान लो किसी के पास अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो वो अपनी नीड्स को भी बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं तो वो कुछ परचेज करेगा। सो परचेज करेगा, सो उस चीज़ की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी सो उसके प्राइस बढ़ेंगे। अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है, अगर मान लो जो मार्केट में मनी है उसको आरबीआई ने वापस अपने पास वापस ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर जो भी बॉन्ड्स वगैरह इशू करके जो भी उसको वापस अपने पास ले लिया, वापस ले लेता है, तो उस केस में क्या होगा, लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी सो वो परचेज भी कम करेंगे, परचेज कम करेंगे तो उसकी डिमांड जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो उसके प्राइसेस घट जाएंगे। सो इस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, रेगुलेशन एंड सुपरविजन का मतलब जो भी बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको आरबीआई रेगुलेट करता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको इस तरीके से, अब उनके लिए रूल्स बनाता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। अगर कोई भी उस रूल को ब्रेक करता है या फिर अकॉर्डिंग टू आरबीआई वर्किंग नहीं करता है, सो उस केस में उस पर पेनल्टी इम्पोज कर देता है। आरबीआई रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मान लो अगर कोई रेगुलेटर होगा ही नहीं तो फ्रेंड्स सब अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, और अगर मन मर्जी के हिसाब से करेंगे सो डिस्पैरिटीज होंगी। सिस्टम जो हमारा है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, सो उसमें हर कोई अलग अलग तरीके से काम करेगा, एक वे से काम नहीं करेगा। सो उस केस में जो कंपटीशन होता है मार्केट में वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाता है आरबीआई, उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, और सबको वो फॉलो करने होता है। अगर कोई नहीं करता है सो उस केस में आरबीआई पेनल्टी इम्पोज कर देता है। रेगुलेशन किस टाइप के, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, या फिर बैंक्स को लाइसेंस इशू करना है, या फिर इंस्पेक्शंस करने होते हैं टाइम टू टाइम कि कोई ये ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जो मैनेजमेंट है वो कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि आरबीआई को जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जो कस्टमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट भी तो देखना होता है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से मतलब ये है कि आरबीआई जो हमारे कंट्री का है, जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है
उसको मेंटेन करती है, जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मेंटेन करती है। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी आरबीआई देखता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब सिंपली यही है, अंडर सेक्शन 21 एंड 35A ऑफ बीआर एक्ट RBI can fix interest rates, including bank rate, and also exercise selective credit control in order to control inflation and money supply। मैंने बताया था फ्रेंड्स, क्रेडिट का कंट्रोलर किस तरीके से है। मान लो आरबीआई ने बैंक रेट, जो भी रेपो रेट या बैंक रेट है, जो भी मान लो रेपो रेट में अगर कुछ इजाफा किया, मान लो रेपो रेट को आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड, जितने भी बैंक्स हैं उनको आरबीआई से लोन जो भी बोरो करते हैं वो महंगा हो जाएगा 50 पैसे। सो वो भी फर्दर अपने लैंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे या फिर कम बोरो करेंगे। सो अगर मान लो इन्होंने लैंडिंग रेट बढ़ा दिए, जो भी ब्याज बढ़ा दिया, ब्याज दर बढ़ा दी, सो कस्टमर क्या करेगा, जो भी वो सोचेगा कि अभी रेट हाई है सो मैं कम लोन लेता हूँ। अगर वो कम लोन लेगा तो उसके पास पैसे कम जाएंगे, पैसे कम जाएंगे तो वो कम खर्च करेगा तो मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कोई परचेज कर ही नहीं रहा है। तो उस केस में क्या होगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अगर मान लो आरबीआई ने 50 पैसे गिरा दिया, रेपो रेट को 50 पैसे से कम कर दिया, उस केस में क्या होगा, बैंक्स जो आरबीआई से बोरो करते हैं उनको कम रेट पे मिलेगा, सो वो ज़्यादा बोरो करेंगे तो वो लोन भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनके लोन भी सस्ते हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, मान लो लोगों ने ज़्यादा लोन लेंगे, सोचेंगे कि भाई सस्ता हो गया चलो ले लेते हैं, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोन कोई किस ले लेता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो ज़्यादा खर्च करेगा। सो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। मैनेजिंग पेमेंट सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम है उनको मैनेज करता है, जैसे MICR, ECS या नेच, जो भी लगा लो आप। नेच को हालांकि NPCI देखता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है उसको आरबीआई देखता है। RTGS, नेफ्ट, IMPS सबको आरबीआई मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आरबीआई एक्ट 1934 की। एंड जो आरबीआई एक्ट 1934 है वो इस्टेब्लिशमेंट, मैंने बताया था ना, आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में बताता है और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिफाइन करता है। It provides the legal framework for RBI operations, including regulating the issuance of banknote, maintaining monetary stability, and managing the country's currency and credit system. So friends, all ये सब आरबीआई एक्ट 1934 रेगुलेट करता है। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं आरबीआई एक्ट 1934 के, वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है सेक्शन 2, इसको बोलते हैं सेकंड शेड्यूल। ऑफ आरबीआई, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने कई बार सुना होगा फ्रेंड्स कि ये कोई शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब यही है कि वो बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल यानी कि सेक्शन 2 में उसका जिक्र है, उसको इंक्लूड किया गया है। इस बात का सिंपली मीन्स यही है, उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि आरबीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू टेक ओवर करेंसी मैनेजमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बताया था जो करेंसी से रिलेटेड, करेंसी प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या जो सप्लाई ऑफ करेंसी है मार्केट में, वो आरबीआई मैनेज करता है। सो विच सेक्शन 3। सेक्शन 17, आरबीआई शैल बी ऑथराइज्ड टू कैरी ऑन द ट्रांजैक्शन एंड द सेवरल काइंड ऑफ बिजनेस आर डिफाइंड। सो सेक्शन 17 में क्या डिफाइन किया गया है कि आरबीआई क्या क्या कर सकता है,
किस किस टाइप के ट्रांजैक्शन कर सकता है और क्या क्या मैनेज कर सकता है, ये सब सेक्शन 17 में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 18, डील्स विद इमरजेंसी लोन्स टू बैंक। मैंने बताया था एमएसएफ, ये हम आगे देखेंगे। बैंक रेट, इनके अंडर मान लो किसी बैंक को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फंड की, सो वो बोरो कर सकता है आरबीआई के लिए, और आरबीआई सेक्शन 18 के अंडर उसको मैनेज करेगा। सेक्शन 20 एंड 21A empowers RBI as banker to government and transact on behalf of government under section 20 for central government and 21A for state government। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड। जो आरबीआई है सेक्शन 20 के अंडर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्याह पे ट्रांजैक्शन करता है, और 21A के अंडर स्टेट गवर्नमेंट को के ब्याह पे ट्रांजैक्ट करता है या एक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। सेक्शन 20 सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पहले जो सेक्शन आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद फर्दर स्टेट गवर्नमेंट है। तो उसके बाद जो एक्ट आता है 21A, उसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 22 बताता है फ्रेंड्स, ओनली आरबीआई हैज द राइट्स टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। केवल आरबीआई ही करेंसी नोट इशू कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। इसमें एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, 1 रुपी नोट वाला, जो हमने अभी देखा था। नेक्स्ट है सेक्शन 24, डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स इज डिफाइंड। सेक्शन 24 में जो नोट्स के डिनोमिनेशन है, जो करेंसी नोट्स हैं उनके डिनोमिनेशन है, उसको डिफाइन किया गया है। और मैक्सिमम डिनोमिनेशन 10,000 का हो सकता है। मैक्सिमम 10,000 रुपी का नोट प्रिंट कर सकता है आरबीआई, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26, डिफाइन एवरी बैंक नोट शैल बी ए लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया एंड शैल बी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो जितने भी बैंक नोट हैं वो लीगल टेंडर हैं इंडिया में किसी भी जगह, और जो उनकी वैल्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड है। आपने एक बात देखी होगी हर नोट पे, मैं धारक को 100 रुपये या जो भी अमाउंट अदा करने का वचन देता हूँ। फ्रेंड्स, ये लाइन आपने हर नोट पे लिखी हुई देखी होगी। इसका मतलब यही है कि जो ये वचन देता है ना, ये गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेक्शन 28, नो पर्सन शैल ऑफ राइट टू बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द बैंक द वैल्यू ऑफ एनी लॉस्ट, स्टोलन, म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट करेंसी नोट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन अगर कोई करेंसी नोट खो जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर म्यूटिलेटेड यानी कि मोर देन 2 पार्ट्स, या उसको मतलब बिल्कुल बुरे तरीके से उसको म्यूटिलेटेड हो रखा है, उसको एक तरीके से ये बोले कि अगर उसको रिकवर करना पॉसिबल ही नहीं है उस नोट को, या इम्परफेक्ट करेंसी नोट है या काउंटरफेट है, उनके एवज में कोई भी पर्सन किसी भी अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो ये था ना, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इस वादे के तहत ये कोई भी कस्टमर आके ये नहीं बोल सकता जी आपने ये वादा किया था, मेरे पास ये नोट था, आप अपना वचन पूरा कीजिए। तो इस केस में कोई वचन पूरा नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 31,
Section 31 prohibits any person in India from drawing, accepting, making or issuing any bill of exchange, hundi, promissory note or engagement for payment of money payable to bearer on demand except the bank and the central government। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ऑथराइज नहीं है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को इश्यू करने के लिए, प्रोमिसरी नोट को इश्यू करने के लिए और हुंडी को इश्यू करने के लिए। सेक्शन 33 states that the asset of issue department of RBI shall consist of gold coins, ये important section है, gold bullion and foreign securities not at any time less than rupee 200 crore, of which gold coin and gold bullion not less than 115 crore। कहने का मतलब ये है किसी भी टाइम पे जो आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट है उसके पास गोल्ड कॉइन या गोल्ड बुलियन और फॉरेन सिक्योरिटी इस अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए, जो 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। और इस 200 करोड़ में से जो 115 करोड़ होगा वो गोल्ड होगा, गोल्ड कॉइन या बुलियन जो भी है, और जो रेस्ट 85 है, जो 85 करोड़ है वो सिक्योरिटीज के रूप में होगा। सेक्शन 40 एम्पावर्स आरबीआई टू मेक ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 40 आरबीआई को एम्पावर करता है कि फॉरेन जो एक्सचेंज है उसमें ट्रांजैक्ट करे। जो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेक्स। सेक्शन 42 सब सेक्शन 1, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कई बार। सेक्शन 42 के अंदर फ्रेंड्स इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आएंगे कि सेक्शन 42 में क्या डिफाइन क्या हुआ है या ऐसे। क्वेश्चन हमेशा ये आता है, जैसे मान लो पूछ लेगा कि सीआरआर आरबीआई के किस सेक्शन में, आरबीआई एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइंड है, या ये भी पूछ सकता है कि सीआरआर आरबीआई के कौन से एक्ट में डिफाइंड है। तो आपको पता होना चाहिए। मोस्टली तो सेक्शन पूछता है, किसी किसी केस में एक्ट पूछ लेता है। सो अगर मान लो पूछ लिया तो उस केस में रिवर्स बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्लास में बताया था कि आप अपना फोकस थोड़ा मेंटेन रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। इससे नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। सो जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछे गए हैं, उसको मैंने स्टार मार्क में कर रहा हूँ साथ के साथ। बाकी आपको इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये बहुत सारे सेक्शन हैं जो रिलेवेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 डिफाइन करता है कैश रिजर्व रेशियो को शेड्यूल्ड बैंक्स टू केप्ट विद आरबीआई एज डेली बैलेंस। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी मोर देन 4% ऑफ इट्स नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज इन इंडिया। फ्रेंड इसका मतलब ये है कि जो सीआरआर है वो 4% तो मिनिमम होगा ही होगा, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। और ये आरबीआई के पास मेंटेन रखना पड़ेगा हर शेड्यूल्ड बैंक को, उसके नेट टाइम एंड लाइबिलिटी डिमांड लाइबिलिटीज NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के 4%। जैसे मान लो फिलहाल 4% चल रहा है तो उसका 4% आरबीआई के पास मेंटेन रखना है। सेक्शन 45A to F empowers RBI to collect credit information। सेक्शन 45A to F आरबीआई को ये पावर देता है कि वो किसी भी बोरोवर को के बारे में कोई भी क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। सेक्शन 48 एग्जम्प्ट आरबीआई फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। फ्रेंड्स सेक्शन 48 ये डिफाइन करता है कि आरबीआई कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करेगी। लास्ट है हमारा फ्रेंड्स सेक्शन 49। सेक्शन 49 एम्पावर्स आरबीआई टू अनाउंस पब्लिश बैंक रेट। ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि बैंक रेट
कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, या आरबीआई किस सेक्शन के अंडर बैंक रेट को पब्लिश करता है। सो सेक्शन 49। फ्रेंड्स ये थे हमारे आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन। अगर कोई सेक्शन आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, रिलीवेंट है, सो आप उसको हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फ्रेंड्स जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको बीआर एक्ट भी बोलते हैं। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो आया था नेशनलाइजेशन के टाइम पे, वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल बैंकिंग कंपनीज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बैंक जो आरबीआई है वो बैंक्स को किस एक्ट के अंडर सुपरवाइज करता है या रेगुलेट करता है। सो वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। द एक्ट गिव्स आरबीआई द पावर्स टू गिव लाइसेंस टू बैंक्स। जो आरबीआई जो लाइसेंस देता है बैंक्स को, वो बीआर एक्ट के अंडर ही देता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो कई बार आपने सुना होगा कि किसी कोऑपरेटिव बैंक का या किसी भी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया या कुछ भी कर दिया, वो सब बीआर एक्ट के अंडर होता है। हैव रेगुलेशंस ओवर शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है या वोटिंग राइट्स होते हैं जो डायरेक्टर्स के, जो या फिर जो भी बैंक्स के, जो बैंक एक कंपनी की तरह रजिस्टर होता है तो उनके जो भी हैं वोटिंग राइट्स, उनको आरबीआई क्लोजली मॉनिटर करता है। सुपरवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट। जो आरबीआई जो बोर्ड है, जो बैंक के बोर्ड हैं उन और या मैनेजमेंट में कोई भी अपॉइंटमेंट होता है उसको सुपरवाइज करता है, उसको मैनेज करता है कि किसी गलत तरीके से कोई भी मतलब किसी को अपॉइंट नहीं किया जा रहा हो या पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को अपॉइंट किया जा रहा हो, उस चीज़ को आरबीआई मॉनिटर करता है। रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ बैंक। बताया मैंने, बैंक के ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। ले डाउन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑडिट। ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो टाइम टू टाइम देता रहता है। कंट्रोल मोरेटोरियम। मर्जर एंड लिक्विडेशन। मर्जर और लिक्विडेशन को भी मैनेज करता है। इशू डायरेक्टिव्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड एंड ऑन बैंकिंग पॉलिसी। जो मैंने बताया था कि पब्लिक इंटरेस्ट को आरबीआई का मेन फोकस होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनरल पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन रखना। एंड इम्पोज पेनल्टी। ये भी पूछ लेता है कि आरबीआई पेनल्टी इम्पोज किस सेक्शन के अंडर करता है, सो वो हम देखेंगे। सो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड नॉन एग्रीकल्चर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट। जो ये बीआर एक्ट है ये इन सब के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था? 16 मार्च 1949। देर आर टोटल 56 सेक्शंस एज ऑन डेट। ये पूछ ले जाता है कई बार, हालांकि इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि बीआर एक्ट में कितने सेक्शन हैं। तो 56 सेक्शन है, 56। जो इसके इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 5B, ये पूछा जाता है एग्जाम में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 5B में ही डिफाइन किया गया है डेफिनेशन ऑफ बैंकर एंड बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स क्या है फ्रेंड्स? एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, बैंकिंग का मतलब ये है कि जो पब्लिक से है उससे डिपॉजिट लेना, मनी एज ए डिपॉजिट लेना, और उसको फर्दर इन्वेस्ट या किसी और को लैंड कर देना, लोन दे देना, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंकिंग। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब जब भी जिससे भी हमने डिपॉजिट लिया है हम उसको जब भी वो डिमांड करेगा उसको वापस पे कर सकें बाई चेक, विड्रॉ, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज जो भी अदर मीन्स है उसके। सो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बैंकर और बैंकिंग की डेफिनेशन, सेक्शन 5B ऑफ बीआर एक्ट 1949। नेक्स्ट है सेक्शन 6,
सेक्शन 6 डिस्क्राइब करता है द फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनी में इंगेज इन एडिशन टू बैंकिंग बिजनेस। सेक्शन 6 ये डिफाइन करता है कि जो बैंकिंग बिजनेस है उसके अलावा एक बैंक क्या और बिजनेस में इंगेज हो सकता है। सेक्शन 7 यूज ऑफ द वर्ड बैंकिंग इन इंडिया। One of the words bank, banking, banking company is used in the name of a banking company, company doing banking business. फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग कंपनी, ये वर्ड केवल एक उसी कंपनी के लिए यूज किए जाएंगे जो बैंक का बिजनेस कर रही है इंडिया में, बस इस सिंपली इसका यही मतलब है। नेक्स्ट है सेक्शन 8। सेक्शन 8 रिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट बिजनेस लाइक ट्रेडिंग फॉर गुड्स एटसेट्रा। तो जो ट्रेडिंग है जो गुड्स वगैरह की वो रिस्ट्रिक्ट करता है। जो मान लो कोई बैंक है, बैंक एज ए बैंक रजिस्टर है, सो वो गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकता फ्रेंड्स, वो उस चीज में रिस्ट्रिक्ट करता है। सेक्शन 10 टेन्योर ऑफ मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये पूछा जाता है कि जो चेयरमैन या डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है। सो 5 ईयर्स, और इसको मैनेज आरबीआई करता है सेक्शन 10 के अंडर। सेक्शन 13 डील्स विद द कमीशन एंड ब्रोकरेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। जो बैंक कमीशन या ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं, कमीशन देते हैं, जैसे बिजी एजेंट को दे दिया या किसी भी एजेंसी को दे दिया, वो सेक्शन 13 के अंडर आरबीआई मैनेज करता है। सेक्शन 11 एंड 12, जो सेक्शन 11 एंड 12, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आरबीआई की पेड अप कैपिटल है या फिर जो बैंक है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 11 और 12 में डिफाइन किया हुआ है फ्रेंड्स कि जो फॉरेन बैंक है उसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए। कोई मान लो फॉरेन बैंक नया इस्टेब्लिश होना चाहता है, जो अपने कंट्री में कोई ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल 15 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर वो मुंबई या कैलकाटा कोलकाता में बिजनेस करना चाहता है, अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो उस केस में 20 लाख रुपए चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल के लिए। अगर कोई डोमेस्टिक बैंक है 5 लाख कम से कम। और अगर जो ये है रेशियो की बात करें, सो रेशियो ऑफ ऑथराइज कैपिटल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल 4:2:1 होना चाहिए। A shareholder cannot have a maximum of 10% voting rights irrespective of the size of the shareholders holding। कोई भी शेयर होल्डर 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं रख सकता एक बैंकिंग कंपनी में। सेक्शन 18 कैश रिजर्व नॉन शेड्यूल्ड बैंक will have to cap at least 3% of demand and time liabilities in cash reserve or current account with RBI। सेक्शन 18 के अंडर जो भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं वो अपने एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास रिजर्व रखेंगे, ये सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 नो बैंक शैल होल्ड शेयर इन एनी कंपनी इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा गया था। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंक किसी भी कंपनी में खुद के पेड अप शेयर कैपिटल का 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकता किसी भी कंपनी में, प्लस रिजर्व और 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ऑफ दैट कंपनी। कहने का मतलब ये है आरबीआई कोई भी बैंक खुद के जो पेड अप शेयर कैपिटल है और रिजर्व है उसका 30% या फिर जो कंपनी है उसके पेड अप कैपिटल और रिजर्व का 30% से ज़्यादा उसमें हिस्सेदारी नहीं रख सकता। मान लो किसी बैंक की 100 करोड़ है, ठीक है, तो उसका 30% यानी कि 30 करोड़ तक ही हिस्सेदारी रख सकता है।
या मान लो कोई कंपनी है, उसका 30 करोड़ का कैपिटल है, शेयर कैपिटल और रिजर्व, सो उस केस में उसका 30 करोड़ तक ही उसमें होल्डिंग रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सेक्शन 20 में बैंक लोन कैन नॉट बी गिवन बाय प्लेजिंग वन ओन शेयर। कहने का मतलब ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बैंक खुद के शेयर, जैसे मान लो किसी के पास पीएनबी के शेयर है, वो पीएनबी कभी भी अपने खुद के शेयर्स के अगेंस्ट उसको फाइनेंस नहीं करेगी कि भाई मेरे खुद के शेयर है, मैं फाइनेंस कर देता हूँ। नो, ये कभी नहीं होगा। सेक्शन 22, लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई इज नेसेसरी फॉर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जो आरबीआई का लाइसेंस है वो बैंकिंग बिजनेस करने के लिए इंडिया में नेसेसरी है। सेक्शन 23, एम्पावर्स आरबीआई टू ग्रांट लाइसेंस फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांचेज। अगर किसी बैंक को कोई ब्रांच ओपन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 23। सेक्शन 24, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 24 में, और ये कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एसएलआर जो है वो कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइंड है? तो सेक्शन 24। एवरी बैंक हैज़ टू कीप सम परसेंट ऑफ इस एनडीटीएल इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनइनकम्पर्ड सिक्योरिटी विच इज मिनिमम ऑफ सर्टेन परसेंटेज। और इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? जो एसएलआर है फ्रेंड्स, वो उसकी रेंज है जो 18% से 40%। 18 से 40% के बीच में इसकी कोई भी रेंज हो सकती है फ्रेंड्स। और ये कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उसकी फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है बैंक्स को। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 26A। सेक्शन 26 डिफाइन करता है डेफ, DEAF, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। फ्रेंड्स, इस जो ये DEAF है, ये सेक्शन 26A ऑफ आरबीआई एक्ट, BR एक्ट, सेक्शन 26A ऑफ BR एक्ट 1949 के अंडर डिफाइंड है। इसका मतलब ये है, कोई भी अनक्लेम डिपॉजिट जो 10 साल और उससे अबोव है, मान लो किसी का कोई अकाउंट था, उसने 10 साल तक कोई ऑपरेशन नहीं किया अकाउंट में, और कोई भी अकाउंट में कोई किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, सो वो अनक्लेम डिपॉजिट की कैटेगरी में चला जाता है। और वो डेफ जो अकाउंट होता है, उसमें आरबीआई का जो डेफ अकाउंट है उसमें चला जाता है। कहने का मतलब ये है सिंपली। नेक्स्ट है सेक्शन 31। सेक्शन 31 बैंक के अंडर बैंक्स हैव टू सबमिट बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर क्लरिकल टू ऑफिसर के एग्जाम में ये 2 साल पहले पूछा गया था। बैंक्स हैव टू सबमिट बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स। ये पूछा जाएगा कि कब तक उनको बैंक को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करा देनी होती है? 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सेक्शन 35, RBI authorized to undertake inspection of bank and give directions. Section 35. Section 36. If necessary, RBI can dismiss the chairman or an employee of the bank. ये भी इम्पोर्टेंट है। आरबीआई कौन से सेक्शन के अंडर किसी बैंक के चेयरमैन या उसके एम्प्लॉय को हटा सकती है? सेक्शन 36। सेक्शन 45Y। सेक्शन 45Y regulates related to प्रिजर्वेशन ऑफ बैंक रिकॉर्ड। एंड जो बैंक रिकॉर्ड है उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या स्केल है, क्या टाइम पीरियड है, वो सब डिफाइन कहाँ है? सेक्शन 45Y। सेक्शन 45Z, रिटर्न द पेड इंस्ट्रूमेंट टू द कस्टमर बाय कीपिंग ए ट्रू कॉपी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट आया, कस्टमर ने बैंक को दिया, मान लो कोई चेक दिया, तो वो चेक कस्टमर को रिटर्न किया जा सकता है। कैसे? मान लो उसकी पेमेंट हो गई, तो ये नहीं है कि
जो ब्रांच है या बैंक है वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता कस्टमर को। पेमेंट होने के बाद उसको रिटर्न किया जा सकता है, उसकी एक ट्रू कॉपी बैंक को रखनी है और उसके बाद ओरिजिनल वो कस्टमर को रिटर्न कर सकता है अंडर सेक्शन 45 जेड ऑफ आर बी आर एक्ट 1949। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45 जेड ए नॉमिनेशन एंड डिपॉजिट अकाउंट्स। जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं ये याद रखना फ्रेंड, डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। डिपॉजिट अकाउंट्स में नॉमिनेशन सेक्शन 45 जेड ए, और जो सेफ कस्टडी में है उसमें 45 जेड सी, और लॉकर्स के केस में 45 जेड ई नॉमिनेशन इन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो 45 जेड ई लॉकर्स के केस में, जेड सी सेफ कस्टडी के केस में, और जेड ए डिपॉजिट अकाउंट्स के केस में। सेक्शन 47 ए, सेक्शन 47 ए वोलेशन ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शन सच एज केवाईसी नॉर्म्स कैन बी फाइंड बाय आरबीआई। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस का वोलेशन है, स्पेशली केवाईसी नॉर्म्स या कुछ भी, उसके अंडर आरबीआई कौन से सेक्शन के अंडर उस बैंक्स पे फाइन लगाता है, इम्पोज करता है। सो वो सेक्शन 47 ए के अंडर करता है। Section 49A, no person other than banking company RBI SBI can accept money in form of deposit which can be paid through check। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन कोई भी बैंक कंपनी आरबीआई या एसबीआई के अलावा जो डिपॉजिट नहीं ले सकता किसी से भी, जो कि बाद में चेक के द्वारा पेमेंट की जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं उसमें मेनली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, ये सब कवर किया जाता है। तो उसको हम देखते हैं, जिस्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी, इससे ज़्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में, सो ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि पहले ही क्लास बहुत जैसे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि थोड़ा सा हैवी क्लास हो जाती है फ्रेंड्स, ये सेक्शंस याद करना इतना इजी नहीं है। सो हम बस जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इससे जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट कौन सा रेट है फ्रेंड्स? रेपो रेट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स और प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू द बैंक्स व्हेन कमर्शियल बैंक्स नीड शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म में अगर किसी को जरूरत है दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, और बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो उन बैंक्स के पास होती हैं, बैंक परचेज करके रखता है, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, वो आरबीआई के पास उनको गिरवी रखने होंगे। और ये अंडरटेकिंग के साथ कि वो बैंक उसको वापस परचेज कर लेगा, बैक देम लेटर, उसको वापस ले लेगा आरबीआई से, जो भी बोरो किया वो फंड वापस देगा। करंटली रेपो रेट 5.5% है, 5.50% है पर परसेंट है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट फ्रेंड्स रिवर्स रेपो रेट फ्रेंड्स रेपो रेट का बिल्कुल रिवर्स है, इसीलिए इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट में क्या करता है, आप बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। इस केस में फ्रेंड्स क्या है, जो बैंक्स हैं उनके पास मान लो एक्सेस फंड है, वो उसको लैंड नहीं करना चाहते, उधार नहीं देना चाहते, उधार नहीं, लोन नहीं देना चाहते, या कुछ भी है, एक्सेस है, तो उसको वो आरबीआई के पास रख सकते हैं और उस पे आरबीआई उनको बैंक्स को इंटरेस्ट भी देगा। तो करंटली ये 5.35% चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट है 5.35%। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट फ्रेंड्स वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई lends money to commercial banks without requiring any collateral for long term purpose। फ्रेंड्स रेपो रेट क्या था, हमारा शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए था, लेकिन अगर मान लो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए चाहिए, किसी बैंक को 1 साल के लिए चाहिए मान लो, या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए चाहिए, तो उस केस में आरबीआई विदाउट एनी कोलेटरल बैंक्स को मनी बोरो उधार देता है, और वो
जो रेट है वो जो करंट बैंक रेट है फ्रेंड्स वो है 5.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। RBI provide a special facility to bank by allowing them to borrow overnight fund। ओवरनाइट फंड ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो MSF है वो मान लो किसी बैंक को रातों रात एक रात के लिए, वन नाइट के लिए पैसे की जरूरत है, सो वो RBI से बोरो कर सकता है अंडर MSF फैसिलिटी एट हायर इंटरेस्ट रेट। फ्रेंड्स इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है क्योंकि जो रेपो रेट है उसमें 5.50 था, लेकिन इसमें 5.75% है। बैंक बोरो अंडर MSF बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द RBI। सेम RBI जो बैंक्स को है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो RBI के पास रखनी होंगी। MSF is primarily used by bank in emergency situation when they exhausted all other borrowing option including repo rate। जब बैंक्स के पास सारे रास्ते बंद हो जाएं तब ये फैसिलिटी बैंक्स यूज करते हैं। करंटली 5.75%। कैश रिजर्व रेशियो CRR। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। कैश रिजर्व रेशियो सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 ऑफ RBI एक्ट 1934 में डिफाइंड है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट एट RBI डिस्क्रिशन है। प्रेजेंट CRR रेट है 4%, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ कैश विद RBI। फ्रेंड्स जो कैश रिजर्व रेशियो है RBI को अपने NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का जो भी 4% है, फिलहाल सपोज मान लो तो 4% RBI के पास कैश की फॉर्म में मेंटेन रखना होता है। किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द फंड्स। और जो ये कैश है जो RBI के पास रखा हुआ है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पेनल इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट इज 3% पर एनम अबव द बैंक रेट। जो भी बैंक रेट चल रहा है उस टाइम पे उसका 3% ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। फॉर ऑन फर्स्ट डे ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड 5% एंड अबव द बैंक रेट ऑन ऑनवर्ड्स। अगर मान लो फिर भी बैंक नहीं मानता, गलती करता है, तो उस केस में 5% की पेनल्टी लगेगी। रिपोर्टिंग ऑन फोर्टनाइटली एवरेज बेसिस। हर 2 हफ्ते में रिपोर्ट करना होता है फ्रेंड्स बैंक्स को। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। फ्रेंड्स SLR सेक्शन 24 सब सेक्शन 2A ऑफ BR एक्ट 1949 में डिफाइंड है। फ्रेंड्स ये हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। CRR है जो वो RBI एक्ट 1934 में डिफाइंड है, और जो SLR है वो BR एक्ट 1949 में डिफाइंड है। सो मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम तो 40% तक हो सकता है SLR। करंट में 18% चल रहा है, मैक्सिमम 40% हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, और करंट में 18% चल रहा है। SLR कैसे मेंटेन किया जाता है? या तो कैश प्लस गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये किसका? नेट बैंक बैलेंस विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अगर मान लो किसी बैंक का दूसरे बैंक में मान लो अकाउंट है और उसमें उसने उसके कुछ पैसे उसमें मेंटेन है, फंड उसने मेंटेन कर रखा है, सो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। और ये बैंक्स को अपने खुद के पास रिजर्व रखना होता है, ना कि RBI के पास। सेल्फ बैंक्स के पास खुद। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द फंड्स मेंटेन। अगर RBI के पास फंड मेंटेन किया जाता है तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। पेनल इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट इज 3% पर एनम अबव द बैंक रेट, और सेम टू सेम अगर उसके बाद भी करता है तो 5% पर एनम अबव द बैंक रेट। रिपोर्टिंग ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। जो मान लो पिछले 14 दिन गए उसके जो दूसरा हफ्ता गया मान लो किसी मंथ का, सो उसका लास्ट फ्राइडे जो होगा उसमें रिपोर्ट करना होता है फ्रेंड्स। करंटली 18%।